नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं कुछ दिनों से चिंतित था। अभी फिलहाल चीज़ें ठीक हैं और अब मैं जो है कि क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, आज जो है ना, जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो चुनावों से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो नियम है, कानून है, वो तो आपने चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा होगा कि वो क्या क्या करते हैं। लेकिन चुनाव से संबंधित भारत में जो सबसे प्रखर और सबसे ऊपर के स्टेज पे अगर कोई रूल और रेगुलेशन आता है तो उसे कहते हैं आरपीए, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड 1950। दो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरपीए 1950 और आरपीए 1951 दो प्रकार के संशोधन थे। 1950 आपका रियल वन है और 1951 इसका जो है कि अपडेटेड वर्जन है, जिसमें कि कुछ चेंजेस के साथ इसे कंटिन्यू कर दिया गया। इसलिए भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समस्त चुनाव में आपको इससे संबंधित विवाद, और पिछले जो चुनाव हुए हैं इनमें भी आपको इसके संबंधित विवाद दिख जाते हैं, और इसका सलूशन क्या निकला है उसके बारे में आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर आरपीए एक्ट 1950 था ही तो फिर 1951 को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। मैं ये कहना चाह रहा था कि आरपीए एक्ट 1950 में जब मूल जो आरपीए है उसमें जो है कि 11 धाराएं थी, 11 सेक्शंस थे। लेकिन जब इसे 1951 में कंस्ट्रक्ट किया गया या इसे अमेंड किया गया तो इसमें 2 ऐड कर दिया गया, और ये अब जो है कि कुल 13 भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके प्रावधान पढ़ेंगे, इससे संबंधित इश्यूज पढ़ेंगे, इससे संबंधित जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या एनजीओज हैं उनकी भूमिका पढ़ेंगे, इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हुए हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि किन नेताओं को इस लॉ के द्वारा डिबार किया गया है चुनाव लड़ने से, उनको अयोग्य घोषित किया गया, उनके बारे में पढ़ लेंगे। इसका मतलब है आज हम पढ़ेंगे आरपीए 1951, इससे संबंधित सभी प्रावधान, इससे संबंधित केसेस, ये कहां कहां लागू होते हैं, वो पढ़ लेंगे। और इसी से संबंधित हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर आरपीए अपने मूल रूप में कार्य कर रही है तो उसे कहां कहां इन्वॉल्व किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इससे संबंधित जब इश्यूज आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें इशू में आप पढ़ेंगे चंदा, कि राजनीतिक दलों से चंदा कहाँ से मिलता है, कौन भी चंदा दे सकता है, कितना चंदा दे सकता है, इससे संबंधित भी आरपीए के एक्ट में प्रावधान बताए गए हैं। यह भी देखेंगे कि इससे संबंधित जो विवाद हैं वो क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि 29B और 29C जो आरपीए की धारा है वो क्या कहती है इससे संबंधित। हम यह भी देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, बहुत दिन से आप लोग के दिमाग में होगा या आप जानना चाह रहे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है, अगर लड़ सकता है तो क्या प्रावधान है, अगर नहीं लड़ सकता है तो क्या प्रावधान है। इससे संबंधित केस जो कि हाई कोर्ट में रहे या किसी एनजीओ के द्वारा लाइमलाइट में आए, और इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए उनके बारे में बात करेंगे। संसद ने इस पे क्या नियम बनाए हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। एक साथ इसमें हम एक चीज ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई संसद सदस्य या विधानसभा का सदस्य इस बारे में बात करता है या इस प्रावधान से जो है कि किसी संसद का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य अगर इससे प्रॉब्लम फेस करता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा उसे कोई सजा सुनाई गई है, तो क्या प्रावधान किए गए हैं आरपीए एक्ट में। ठीक है, हम ये भी ध्यान देंगे। और इससे संबंधित जो रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हुए हैं उन पे भी बातें कर लेंगे। तो मूलतः हम 3 चीज़ों में बात करेंगे। बेसिक आरपीए क्या है, दूसरा इसके इश्यूज क्या हैं, तीसरा क्या जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं,
तीन चीज़ें। और एक चीज़ ये जोड़ लेंगे कि क्या न्यायालय के द्वारा कोई सजा प्राप्त संसद सदस्य या कोई विधानमंडल का सदस्य अगर है तो क्या उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी या छिन जाएगी। ठीक है, तो आइए बात करना शुरू करते हैं और हम ये देखेंगे कि आरपीए एक्ट है क्या। देखिए, आरपीए में आपको मैंने बताया कि जो मूल आरपीए 1950 था उसमें 11 भाग थे। 1951 में जो आया उसमें 2 ऐड करके इसे 13 कर दिया गया, यानी कि आज की डेट में आरपीए में कुल 13 भाग हैं। उन 13 भागों में ये बताया गया है कि चुनाव की प्रणाली कैसी होगी, चुनाव में लोग कैसे अपनी योग्यता को साबित करेंगे और कैसे कैसे चीज़ें इसमें शामिल होंगी, क्या राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे में आते हैं या नहीं, इसे भी संदर्भित करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि आरपीए लागू कहाँ कहाँ होती है। देखिए 3 चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे देश में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक है हमारा आम चुनाव जिसे हम बेसिकली जनरल इलेक्शन कह देते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा मिड टर्म यानी कि मध्यावधि चुनाव, और तीसरा है उपचुनाव यानी कि बाय इलेक्शन। आरपीए को समझ रहे हैं हम, और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही चीज़ों को समझना है। मिड टर्म और आम चुनाव मोस्टली एक है। कहने का सेंस है कि जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा, ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ें, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के जो भी चुनाव होंगे उनसे संबंधित नियम कानून गठित किए जाएंगे आरपीए के द्वारा, जिसमें कि आम चुनाव में जब कार्यकाल पूर्ण हो जाता है संसद का, यानी कि 5 वर्षों का कार्यकाल संसद में पूरा हो जाता है, तो पुनः चुनाव करा के नई सरकार गठित करना, यह आम चुनाव के भीतर आरपीए का कार्य है। यानी कि आरपीए में जब लोकसभा और विधानसभा से संबंधित जितने भी चुनाव होंगे, वो चुनाव में अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है या विधानसभा की बात हो रही है, तो कार्यकाल पूरा होने, मैं बार बार कार्यकाल पे फोकस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर टर्म पूरा हो चुका है तो इसके बाद इसके चुनाव कराए जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका कार्य क्या होगा, चुनाव करा के सरकारें गठित करना। सेम चीज़ें यहाँ भी हैं मध्य अवधि चुनाव में। मध्य अवधि चुनाव का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति चुना गया है संसद का सदस्य, मैं संसद बोल रहा हूं, आप इसे विधानमंडल से रिलेट कर सकते हैं। संसद चुनाव में अगर किसी व्यक्ति को चुना गया है और उसने अपने 3 वर्ष का ही कार्यकाल पूरा किया, और उसके बाद अगर उसकी अकारण मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बचे हुए जो शेष कार्यकाल है ना, ये जो शेष कार्यकाल है 2 वर्ष, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब मध्यावधि चुनाव होगा, मध्यावधि चुनाव मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, तो व्यक्ति अगर 3 वर्ष के बाद ही मर गया है तो कोई बात नहीं, जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो शेष कार्यकाल के नहीं बल्कि अपने 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें जो है कि रिक्त स्थान यानी कोई व्यक्ति मर गया है, तो मतलब कोई संसद सदस्य मर गया है या उनकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो अगर मान लीजिए वो भी 3 वर्ष के बाद अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो बचा हुआ जो 2 वर्ष का कार्यकाल है ना, इस पर जो व्यक्ति नया नियुक्त किया जाएगा उपचुनाव के माध्यम से, वह शेष कार्यकाल यानी कि 2 वर्ष के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित किया जाएगा, न कि अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए। इसे इन तीनों को समझने के लिए आप एक चीज ये समझ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य नगर पालिकाओं को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के चुनावों का अधिग्रहण, बाकी सभी प्रकार के चुनाव का अधिनियमन कौन करता है, आरपीए। मैं बोल रहा था भारत के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और राज्य की नगर पालिकाओं का चुनाव छोड़ के, ये तीनों का चुनाव छोड़ के बाकी भारत के सभी चुनावों का रेगुलेशन अथॉरिटी, अगर कोई नियम कानून बनाना है तो वो आरपीए करेगी। मैं कह रहा था कि आम चुनाव और मिड टर्म चुनावों का जो मूल उद्देश्य है वो है सरकार गठित करना, और उपचुनाव का जो मूल उद्देश्य होगा वो होगा रिक्त सीटों पर सदस्य चुन लेना। ये मूल आरपीए है। अब बात करेंगे हम कि इससे रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हैं। इससे रिलेटेड आप इश्यूज अगर देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको कि इससे संबंधित अगर आप
इश्यूज देखेंगे ना, तो इसमें आएगा कि राजनीतिक दल, मैं यहाँ इश्यूज लिख दे रहा हूँ। एक है कि राजनीतिक दल किससे चंदा लेंगे, कितना चंदा लेंगे और इसके लिए क्या प्रावधान होगा। दूसरा, क्या राजनीतिक दल आरटीआई के भीतर आते हैं या नहीं आते हैं, दो चीज़ें हो गई। तीसरा है कि जो आरपीए का एक्ट 29B और C हैं, इससे संबंधित इश्यूज या विवाद क्या क्या है। तो देखिए, अगर चंदे की बात की जाएगी, जो पहला टर्म है चंदा में, चंदे की जो बात की जाएगी वो ये है कि दो चीज़ें हैं। चंदा राजनीतिक पार्टियां ले सकती हैं किसी कंपनी या किसी व्यक्ति से, ठीक है, लेकिन दो लोगों को छोड़ के, एक जो है कि सरकारी कंपनी को छोड़ के और दूसरा किसी विदेशी स्रोत को छोड़ के। ये सरकारी कंपनी और विदेशी स्रोत को छोड़ के राजनीतिक पार्टियां किसी भी व्यक्ति से चुनाव में चंदा ले सकती हैं। दूसरा एक चीज़ और भी है कि चंदा जो भी होगा वह 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया सकता एक बार में नकद रूप में। एक बार में 20,000 रुपये से ज़्यादा नकद का चंदा नहीं दिया सकता या नहीं लिया सकता राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अगर लिया जाता है, पहली बात तो यह है कि ये जो आरपीए एक्ट का 29B और C है ना, वो इसी के बारे में बात करता है कि आप जो है कि चंदा ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है कि जानकारी देनी होगी कि आपने किससे कितना चंदा लिया है। उसकी जानकारी आपको जो है कि निर्वाचन आयोग को बतानी होगी। निर्वाचन आयोग को जानकारी क्या बतानी होगी? चंदा देने वाले व्यक्ति का नाम, यानी कि आपके डोनर का नाम क्या है और उसने कितना अमाउंट आपको पे किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। C क्या कह रहा है कि अगर आपने इस बारे में जानकारी नहीं दी है तो आपको चंदे से प्राप्त होने वाली आय पर जो आयकर की छूट है वो नहीं मिलेगी। यानी कि आपको आयकर में छूट अगर चाहिए तो आप जो है कि निर्वाचन आयोग को यह जानकारी दें कि आपके डोनर कौन है और आपके डोनर ने आपको कितना डोनेट किया है। एक चीज़ ये हो गई। अब आपकी जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या ये आरटीआई के भीतर आती हैं या नहीं आती हैं, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। देखिए, दो चीज़ें हैं, चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कहाँ से लेना है और किन से नहीं लेना है, आपको ये चीज़ें क्लियर है। आरपीए एक्ट क्या बोल रहा है? अगर आपको जितना लेना है आप लीजिए, लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश नहीं ले सकते चंदा के रूप में। इसके लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता लेनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा नकद का चंदा लेना है, नकद ज़्यादा लेना है, यानी कि 20,000 रुपये ज़्यादा चंदा लेना है आपको, तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के मदद से ही आप चंदा दे सकते हैं। तीसरा है कि आरटीआई में राजनीतिक दल आते हैं या नहीं। देखिए, एक संस्था है एडीआर, 2013 में इस संस्था ने, इसका मतलब है एडीआर का पूरा नाम है अगर तो एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक्शन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये क्या कहते हैं? एडीआर ने 2013 में, एडीआर बेसिकली एक एनजीओ है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उनसे कहा कि राजनीतिक पार्टियां, जो कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं देश की, वो अपने होने वाले आय जो कि चंदे से हो रही है उसके बारे में जो जानकारी है वो सार्वजनिक करें। सार्वजनिक करने का मतलब ये था कि उनके डोनर कौन है और उन्होंने कितना उसे डोनेट किया है, यह जानकारी पब्लिक लिटिगेशन में आनी चाहिए। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि देश के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मुद्दों पर दो अलग अलग पार्टियां हमेशा मतभेद रखती हैं, उनका मत अलग अलग होता है, उनका भिन्न मत होता है। लेकिन जब चंदा देने वाले का नाम और कितना चंदा आपको मिला है और आपकी सारी संपत्ति, आपका कुल आय कितना है चंदे से, जब इसके लिए जानकारी मांग ली गई तो सारे के सारे दल एकजुट होकर एक स्वर में कहा कि हम इसके लिए जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं और हम आपको यह भी नहीं बताएंगे कि हमारे डोनर कौन है और कितना उन्होंने हमें डोनेट किया है। भारतीय राजनीति की यही खूबसूरती है कि जब वो
किसी देश के इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करनी होगी, 370 बात करनी है, राम मंदिर पे बात करनी है, यूसीसी पे बात करनी है, किसी एक चीज़ से बात करनी है ना जो महत्वपूर्ण है, उस पर बात करते समय सभी के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने बारे में जानकारी देते समय सब बिल्कुल एकजुट होते हैं और एक स्वर बताते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। अभी जो रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले, उसमें सबसे रईस यानी कि सबसे ज़्यादा चंदा ग्रहण करने वाली पार्टी थी आपकी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी जो भारत सरकार है, और दूसरी थी उसकी प्रतिपक्ष वाली पार्टी। तो चंदा ग्रहण करने वाले में आप इतने अमीर हैं, लेकिन आप इसे बता नहीं रहे हैं कि आप कितना आ रहे हैं, कितना आपके पास चंदा आ रहा है। एडीआर ने मांगा, राजनीतिक पार्टियों ने इसे अस्वीकार कर दिया कि हम इसके बारे में जानकारी देने को बाध्य नहीं हैं। तर्क और वितर्क का मामला शुरू हुआ। एडीआर ने जानकारी मांगने के पक्ष में यह तर्क दिया कि अगर हमें इस बारे में जानकारी नहीं दी जाती है तो हमें कैसे जानकारी होगी कि आप पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, आपके पास काला धन का उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एडीआर का पक्ष ये था कि अगर आप मुझे जानकारी देते हैं तो हम इसे सार्वजनिक करेंगे और यह बताएंगे कि हमारे देश की पार्टियां बेहद अच्छे काम कर रही हैं और वो किसी प्रकार का कोई काला धन अपने चुनाव में उपयोग नहीं कर रही हैं। इससे, इस जानकारी से यह भी होगा कि लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, इसमें काला धन का यूज़ नहीं हो रहा है और जो छोटे स्तर की पार्टियां हैं वो भी अपना प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से कर पा रही हैं। लेकिन अगर आप पार्टी में अच्छे पार्टी हैं, प्रमुख पार्टियां हैं देश की, फिर भी आप अगर जानकारी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपके बीच और छोटे दलों के बीच नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। इससे संबंधित जो राजनीतिक दलों का तर्क था वो क्या था? उन्होंने कहा कि हम सेवा का कार्य करते हैं, सिर्फ इसलिए हम लोक प्राधिकारी की परिभाषा में शामिल नहीं होते। मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कि ये 2013 का मामला है, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि 2005 में सरकार ने आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और इसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि हम एक लोक प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो कि आपको हमसे प्राप्त होने वाले प्रमुख रूप से हम, मतलब ये है कि आरटीआई में ये कहा गया कि आप किसी भी संस्था से जानकारी मांग सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो, लेकिन किसी संस्था से नहीं मांग सकते। क्यों? इसके लिए एक नियम बनाया गया कि ऐसी कुछ संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा प्रमुखता से वित्त पोषित हैं, यानी कि आर्थिक लाभ अगर उन्हें सरकार की ओर से प्रमुखता से मिल रहा है तो आप ऐसी कंपनीज, ऐसी संस्थाओं से जो है कि जानकारी मांग सकते हैं। राजनीतिक दलों ने तर्क दिया कि हम सेवा कार्य करते हैं और इसलिए हम बाध्य नहीं हैं कि हम आपको जानकारी दें, और अगर हमें जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाएगा क्योंकि हम लोक सेवक हैं, लोक सेवक का मतलब हम सेवा करना चाहते हैं जनता की, तो ऐसे में हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा और हम व्यवहार में अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। सरकार की ओर से जो तर्क दिए गए और एडीआर के पक्ष से जो तर्क दिए गए, इन दोनों में समानता हो नहीं पा रही थी। इन दोनों में समानता न हो पाने का भी रीज़न था क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपना आय का स्रोत जाहिर नहीं करना चाह रही थी और एडीआर चाहता था कि इससे जाहिर हो और पारदर्शी तरीके से जो है कि इसे जनता के समक्ष रखा जाए। बात मूलतः आके टिक गई ट्रांसपेरेंसी पे कि क्या राजनीतिक पार्टियां ट्रांसपेरेंट ढंग से अपना कार्य कर रही हैं या नहीं। अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात आते ही ना, इन दोनों में जब सहमति नहीं बन पाई तो इस दोनों केस को भेज दिया गया CIC के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एडीआर के पक्ष को मजबूत मानते हुए यह निर्णय दिया कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने चंदे से होने वाली आय को जाहिर करना चाहिए। इससे लोगों में आपके प्रति और सहभागिता बढ़ेगी कि हाँ, हमारी सरकारें अच्छा कार्य कर रही हैं। यहाँ भी जो गवर्नमेंट थी वो फेल रही और गवर्नमेंट ने इस केस को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि चूंकि हम सिर्फ सेवा काम करते हैं और इसलिए लोक प्राधिकारी के दायरे से बाहर हैं और सिर्फ हमारा व्यक्तिगत जीवन भी होता है, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, बावजूद इसके हमारा व्यक्तिगत जीवन है, अगर हम इसे सार्वजनिक करते हैं, अपने आय को सार्वजनिक करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत जीवन पर फर्क पड़ेगा।
एडीआर का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, इसलिए आपको अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस यानी व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा आपको जो है कि एहतियात मिलते हैं, आपको ज़्यादा तरजीह दी जाती है समाज में, तो आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है समाज के प्रति कि आपको ज़्यादा पारदर्शी तरीके से अपने आप को रखना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में यह मामला सब जुडिस है, अभी इस पर सुनवाई हो रही है और अभी फिलहाल इस पर स्टे कर दिया गया है और अभी जब चीज़ें नहीं आएंगी तो इसे नया ऐड कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब जुडिस रखा हुआ है, सरकारी दल अपने आय को बाहर नहीं करना चाहते, एडीआर इस पर टिकी हुई है। फिलहाल अभी ये मामला कुल जो है कि रुका हुआ है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। इससे संबंधित जो दूसरी चीज़ है वो भी आप देख लीजिए कि क्या हो गया। राजनीतिक दलों ने अपना तर्क दे दिया, एडीआर ने दे दिया, सीआईसी के पास से मामला चला गया, सीआईसी के पास से मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। और अब हम बात करने वाले हैं कि जेल में बंद व्यक्ति, हमने यहाँ तक बात कर लिया, चंदा क्या था 29B और 29C तक की बातें हमने कर ली। अब हम दूसरा टॉपिक बात करने वाले हैं कि क्या जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। देखिए तरह तरह के इसके लिए ना पक्ष विपक्ष तर्क कुतर्क ढेर सारे हैं, लेकिन जो सच है वो क्या है, जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। देखिए इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, इससे संबंधित जो नियम बनाए गए उसमें ये कहा गया कि दो चीज़ों को जो है कि यहाँ पे डिफाइन किया गया, एक था आपका वोटर और दूसरा था आपका इलेक्टर। वोटर को अगर हिंदी में कहें तो मतदाता कहेंगे और इलेक्टर को कहें तो निर्वाचक कहेंगे। संसद ने अंत में इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए यह कर ही दिया कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन इसके पहले की भी चीज़ें हमें जानना आवश्यक है। जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या नहीं। देखिए एक संस्था रही, मुझे लगता है कि आरपीए एक्ट 62 का 5 ये कहता है, आरपीए एक्ट 62 का क्लास 5, देखिए 62 का क्लास 5 है या क्लास 4 है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, पर ये 62 का 5 ही है, ठीक है। आरपीए का क्लास 62 का 5 ये कहता है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि भारत में चुनाव लड़ने की तमाम योग्यताओं में से एक योग्यता ये है कि व्यक्ति को निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए या व्यक्ति को निर्वाचक होना चाहिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि निर्वाचक, निर्वाचित या इलेक्टर या वोटर में अंतर क्या है, बहुत ही ध्यान समझना है। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको न समझ में आए। देखिए तमाम योग्यताओं में एक चीज़ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेना है, किसी चुनाव में उसे प्रतिभागी बनना है, तो उसे उस क्षेत्र की जो नामांकन नामावली है यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसमें उसे वोटर लिस्ट में उसका नाम लिस्ट होना चाहिए, वोटर लिस्ट में उसका नाम लिस्टेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि जेल में बंद है या पुलिस हिरासत में है, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। ये बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है या पुलिस कस्टडी में है तो वह होने वाले चुनाव में भाग नहीं दे सकता। 62 का 5 क्या कह रहा है कि इसकी योग्यता में निर्वाचन शामिल है, लेकिन अगर वह बंद है जेल में तो उसे निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसे जो है कि चुनाव में निर्वाचित होने का भी अधिकार नहीं है। कहने का सेंस ये है कि वोटर लिस्ट में नाम हो एज अ वोटर चलेगा, लेकिन कह क्या रहा है 62.5 ये कह रहा है कि अगर जैसे आप मुझे समझ लीजिए कि मेरे को अगर चुनाव लड़ना है तो मेरे को ये चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ आपको चुनाव लड़ने के लिए आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ की नामांकन शैली में यानी कि निर्वाचक का जो लिस्ट है, नामांकन है, उसमें जो है कि आपका नाम होना चाहिए। ये एक बेसिक योग्यता है मेरे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन 62.5 ये कह रहा है कि अगर मैं जेल में बंद हूँ या मैं पुलिस गिरफ्त में हूँ, पुलिस की कस्टडी में हूँ, तो मुझे चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। मेरी मतदान करने की जो अधिकार है वो उस समय तक के लिए सस्पेंड है। तो अगर कोई व्यक्ति जेल में पहले से बंद है तो वह निर्वाचक नहीं हो सकता, वह किसी को चुन नहीं सकता वोट देके, तो वह खुद चुने जाने योग्य नहीं है। तो यह चीज़ें
आरपीए एक्ट 62(5) में कही गई। लेकिन अब जो संस्था थी उन्होंने कहा कि चूंकि वह व्यक्ति जेल में पहले से बंद है, इसलिए उसे चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव में। राज्यसभा नहीं, विधानसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। लोकसभा, विधानसभा पे इसका इफेक्ट पड़ता है और ये लोग अपने जिताऊ कैंडिडेट को कभी भी हराना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक संस्था है जन चौकीदार। जन चौकीदार ने पटना हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और उसमें यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति निर्वाचक नहीं है तो उसे निर्वाचित होने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट पटना ने इस निर्णय को बिल्कुल, इस पक्ष को बिल्कुल सही माना और कहा कि हाँ, जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। लेकिन जो भारत की सरकार है तत्कालीन उस समय की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जेल में बंद व्यक्ति, अब इन्होंने जो है कि इसी चीज़ को वापस से क्लैरिफाई कर दिया कि वोटर और इलेक्टर क्या है। इन्होंने इस चीज़ को डिनाई करते हुए ये कहा कि इलेक्टर वो है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। इलेक्टर वो है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोटर वो है जो मतदान कर सकता है। देखिए, ये बात मेरे को तो नहीं समझ में आई। आपको समझ आए ना तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार ने कहा कि इलेक्टर वो है जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, लेकिन वोटर वो है जो चुनाव मतदान करता है और चुनाव में मतदान करने के लिए इलेक्टर होना आवश्यक नहीं है। सॉरी, चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर होना आवश्यक हो ना हो, इलेक्टर होना आवश्यक है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद भी है तो भी उसे चुने जाने का अधिकार है। अब हाई कोर्ट यहाँ पे निर्णय दे चुका था कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हर बात में सरकारों की आदत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों को भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट पटना को सही करार ठहरा दिया और सरकार ने क्या किया कि आरपीए एक्ट में ही संशोधन कर दिया, आरपीए को ही अमेंड कर दिया और इसके बीच की परिभाषा गठित कर दी। एक नई परिभाषा जो है ना गढ़ दी उन्होंने कि इलेक्टर कौन है और वोटर कौन है। इसलिए जो है कि कोई भी व्यक्ति जेल में बंद हो वो चुनाव लड़ सकता है। देखिए, बहुमत के बल पर आप संसद में किसी नियम कानून को बदल सकते हैं, संसद का अधिकार है। लेकिन अगर एक स्वस्थ न्यायपालिका और एक स्वस्थ जो कार्यपालिका है उसके बीच का डिफरेंस जो है ना वो यही है कि अगर किसी एक क्षेत्र में किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। आर्टिकल 50 इसी के बारे में बात करता है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। इस निर्णय पे जो कि गवर्नमेंट ने अपनी ओर से सुना दिया, संसद ने चेंज कर दिया, इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ अपना कमेंट करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि वो संसद का क्षेत्राधिकार है और संसद चाहे तो अपने बहुमत के बल पर इसे चेंज कर सकती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अगर इस चीज़ को संसद के द्वारा मान लिया गया होता तो भारत की छवि विदेशों में बहुत अच्छी पड़ती कि भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र है और एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र की निशानी हो रही है भारत, क्योंकि वहाँ पे अपराधीकरण नहीं हो रहा है चुनावों में। लोग ऐसा नहीं हो सकते जो कि आ जाएं, अगर अपराध कर लिया उन्होंने तो भी वो अंदर आ जाएं। भारत ने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया होता तो भारत की छवि विश्व स्तर पे बहुत ही क्लीन लोकतंत्र की होती, बहुत ही क्लीन डेमोक्रेसी की होती और बहुत ही अच्छे लोकतंत्र सुधारों के बारे में होती। लेकिन संसद ने अपने बहुमत के बल पर इसे चेंज कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आरपीए में चेंज कर दिया गया और इलेक्टर वोटर की परिभाषा देके इसको कंटिन्यू रखा गया है, ये कर दिया गया। ठीक है, एक तीसरी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ देखा था कि क्या न्यायालय के द्वारा मैं कह रहा था कि क्या न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। ये एक तीसरी चीज़ थी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय से सजा प्राप्त करता है तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है या नहीं, या उसकी जो सदस्यता है वो लोकसभा की हो या विधानसभाओं की हो, वो रहेगी या नहीं रहेगी।
इस पर बात करना आवश्यक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ या कोई व्यक्ति सजा याफ्ता हो गया है तो क्या ज़रूरी है कि वो चुनाव लड़ ही ले? लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि चूँकि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था बहुत ही लचीली या फ्लेक्सिबल किस्म की है, तो सभी को यहाँ अपना अधिकार रखने, सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो जब भी सरकारें या न्यायालय के द्वारा किसी सरकारी सदस्य किसी संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्यों को ऐसे आरोप के दौरान जो है कि सजा दी जाती है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है, क्या वो इस चीज़ को करें या ना करें। इस संदर्भ में एक केस है जिसे लिली थॉमस केस कहते हैं। लिली थॉमस केस 2013 में इस नाम से बड़ा ही प्रचलित था और यह एक संस्था चलाती हैं प्रहरी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस बारे में क्या प्रावधान रखता है या सरकारें इसके बारे में क्या सोचती हैं। आरपीए की सेक्शन 8C, 8B और 8C इस संदर्भ में ही बात करती है। आरपीए सेक्शन 8 का C क्या कहता है? आरपीए सेक्शन 8 का C करता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष से ज़्यादा का सजा प्राप्त करता है तो वो अगले 6 वर्षों तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा दी है और 2 वर्ष से ऊपर की सज़ा दी है, यानी कि मान लीजिए 3 वर्ष की सज़ा किसी व्यक्ति को मिल गई है, तो अगर किसी व्यक्ति को 3 वर्ष की सज़ा मिली है तो यहाँ पे आप +6 कर लीजिए, यानी कि वह व्यक्ति 9 वर्षों तक चुनाव लड़ने से बाहर हो जाएगा, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन 8C क्या कहता है कि अगर यह सजा प्राप्त व्यक्ति अगले 3 माह के भीतर उसी कोर्ट में अपील करता है और वह कोर्ट अगर उसे स्वीकृत कर लेती है तो 8 का B इस पर लागू नहीं होगा। लिली थॉमस का केस इसी के विरुद्ध था, आगे इस पे बात करेंगे। कहने का सेंस है कि 2 वर्ष से कम सजा होने पर आरपीए एक्ट 8B या C लागू नहीं होगा। 2 वर्ष की सजा से कम की सजा प्राप्त करने पर आरपीए 8B और C लागू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 2 वर्ष ज़्यादा यानी कि 3 वर्ष की सजा उसके ऊपर सजा मिलती है तो उस पर +6 यानी कि जितने वर्ष की सजा है उसके साथ साथ अगले 6 वर्ष तक के लिए भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। लिली थॉमस ने इसी चीज़ को, जो कि 8C ये कहता था कि अगर 3 माह के भीतर लागू करता है, स्वीकृत कर लेता है गवर्नमेंट न्यायालय, तो जो है कि आपको इससे बरी कर दिया जाएगा। लिली थॉमस केस ने इसको चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर किसी को सजा देने का प्रावधान ही क्यों करना है। लिली थॉमस के केस को सही ठहराते हुए, इनके पक्ष को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति अगर 3 साल से ऊपर सजा प्राप्त करता है तो उसे अगले 6 माह से 7, मतलब कि जितनी सजा की अवधि है +6 वर्ष और जोड़ के उसे चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। इसके बाद जो लॉ बना, इसके पहले शिकार हुए लालू प्रसाद यादव। लालू जी इस समय संसद के सदस्य थे और उन्होंने चारा घोटाले के मामले में इन्हें जो है कि 5 वर्षों की सजा सुनाई गई। 5 वर्ष की सजा इन्हें न्यायालय के द्वारा सुनाई गई थी, यानी कि यह 2 वर्ष से अधिक सजा हो गई। 5 वर्ष + 6 वर्ष, कुल मिला के 11 वर्षों के लिए डिबार कर दिए गए लालू प्रसाद यादव अपने चुनावी योग्यताओं से। तो आरपीए की धारा क्या थी, आरपीए क्या थी, इससे संबंधित इश्यूज़ क्या थे, इन सब के बारे में हमने जाना। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक किसी और पे कर लेंगे। धन्यवाद।